हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स पीजीपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। आपको ध्यान है कि अपने लास्ट वीडियो जो आपने की थी वो जनरल साइंस की थी और उससे पहले लाइट की वीडियो स्टार्ट की थी, रीट और पटवार और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आज ही उसका आगे बढ़ाते हुए आज अपने करते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या होता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक के मध्य जो प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, जबकि परावर्तन में ऐसा नहीं होता था। परावर्तन में प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए किस प्रकार से ये कोई माध्यम को विभाजित करने वाला पारदर्शी विभाजक भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना ये पारदर्शी होना चाहिए। ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई और इस माध्यम को पार करके इस प्रकार से आगे की ओर निकल गई। ये होता है अपने पास अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब और इस कोण को बोलते हैं आई और इस कोण को बोलते हैं आर। ध्यान रखना प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि वो सघन है या विरल। अगर सघन है या विरल इसकी प्रकृति के आधार पर ये प्रकाश की किरण अपने पाथ में विचलन शो करती है, अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती है। तो किस प्रकार से करती है वो भी देखिए। अगर ये माध्यम अपने पास सघन है यानी डेंस है और ये वाला माध्यम अपने पास विरल है यानी रेयर है, तब क्या होएगा? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर की ओर चली जाएगी, यानी ये एंगल आर ज़्यादा होएगा आई की तुलना में, यानी थोड़ी सी इधर की ओर चली जाएगी। देखिए अगर इस प्रकाश की किरण को यहाँ से सीधा आना था, लेकिन ये थोड़ी सी अपना इस अभिलंब से क्या हो गया? दूर चली गई। तो इस प्रकार ये सघन से विरल माध्यम में आती है तब ऐसा प्रकृति शो करती है। जबकि ये विपरीत हो यानी ये माध्यम विरल हो और ये माध्यम अपने पास सघन हो, तब क्या होएगा? तो इसी में चित्र में दर्शाने की शो करता हूँ, यानी मैं नीचे से उस किरण को आपतित करता हूँ। ये किरण अगर अपने पास आई आपतित हो रही है, अब विरल से सघन में जा रही है तो ये माध्यम के पास की ओर जाएगी। ये अपने पास मूल किरण जो सीधी निकलनी थी, लेकिन ये इस प्रकार से विलंब की ओर आ गई। इस प्रकार से सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर जाती है, जबकि विरल से सघन में जाती है तो अपने पास विलंब के पास आती है। मैंने एक ही चित्र में समझाने का प्रयास किया है, तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार से साइन आई और साइन आर इक्वल नहीं है, अपने को पता है। अब देखिए यहाँ से अपने को क्या लिख सकते हैं कि साइन आई नॉट इक्वल साइन आर, साइन आई नॉट इक्वल साइन आर, या ये कहूँ कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होएगी? अपवर्तनांक म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ये प्रकाश का इस प्रकार से जो विचलन होती है प्रकाश की किरण का, ये किस कारणवश होता है? ये कारण इम्पोर्टेंट है। आजकल ये नहीं पूछा जाता कि प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ेगी, बल्कि ये कारण पूछा जाता है कि ये क्यों मुड़ रही है। तो ध्यान रखना प्रकाश की किरण निर्वात में उसका जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है, जबकि डेंसर मीडियम में उसका वेग कम होएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कम होएगी। और उस रेयर मीडियम में यानी विरल माध्यम में उस प्रकाश का वेग जो होएगा वो क्या होएगा? सघन माध्यम की तुलना में ज़्यादा होएगा। तो प्रकाश के वेग में इस प्रकार की कमी के कारण इनके पाथ में विचलन आता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में कि प्रकाश का जो पाथ से विचलन होता है अपवर्तनांक के दौरान वो किस दौरान होता है। तो उसमें एक अपने पास ऑप्शन था कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन आना इसका मुख्य कारण है। अपने नेक्स्ट बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो देखिए अपवर्तनांक अपने पास पढ़ चुके हैं, इस अपवर्तनांक के आगे दैनिक जीवन में उपयोग भी करेंगे। इससे पहले एक अपने पास एक
ध्यान रखना ये अपवर्तनांक जो है इसको अपने अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तन। और ये नाक जो होता है अपने पास अपवर्तनांक, ये अपने पास म्यू होता है। ठीक है जी। अब अपवर्तनांक की बात करते हैं तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में, अगर मैं इसको साफ करके लिख देता हूं दोबारा, अपवर्तनांक को म्यू से शो करते हैं, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग, और जिस माध्यम का अपने को अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अपने को ध्यान है कि प्रकाश का वेग हमेशा ही ज़्यादा होता है किसी भी माध्यम की तुलना में, तो म्यू की वैल्यू हमेशा ही क्या होएगी, 1 से ज़्यादा होएगी। म्यू की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज़्यादा होएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है अपने लिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है और निर्वात में प्रकाश का वेग अगर इतना है तो बताइए उस माध्यम का अपने पास अपवर्तनांक क्या होएगा। अगर दे रखा है तो वैसे तो इसको कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें तीन जो ऑप्शन होते हैं अपने पास वो 1 से कम होते हैं, बल्कि एक ऑप्शन होता है जो अपने पास 1 से ज़्यादा होता है। तब उस स्थिति में हमेशा 1 से ही ज़्यादा ही वाला आंसर होता है। ठीक है जी। अब अपने पढ़ते हैं अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहीं से होता है अपने पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। उपयोग भी कह सकते हैं या दैनिक जीवन में इसका महत्व भी अपने बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला महत्व तो यही है अपने पास कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना है अपने पास। और सेकंड अपने बोल सकते हैं कि किसी पेंसिल का या किसी छड़ का पानी में डूबा होने पर एक उठा हुआ या उसकी गहराई कम दिखाई देना भी अपने पास इसी के अंदर एक एग्जाम्पल अपने पास आए। यानी पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। कई बार ये एग्जाम्पल ना दे के जैसे तारों का टिमटिमाना भी दे दिया जाता है, और एक बार एग्जाम्पल दे दिया गया कि पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये ऐसे क्वेश्चन छोटे लेवल पे जो पटवार रेट वगैरह में नहीं आते, जैसे आरएस या आईएएस के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, देखने में बड़ा इजी है कि इनमें से अपवर्तनांक का दैनिक जीवन में महत्व कौन दर्शा रहा है। तो पानी में डूबी हुई छड़ का, छड़ नहीं आया था, पानी में डूबी हुई पेंसिल का, तारों का टिमटिमाना, और दो अन्य एग्जाम्पल थे जो आपको पता है गलत होंगे। इन दोनों एग्जाम्पलों में कन्फ्यूजन हुई थी। तो ध्यान रखना कि पेंसिल होती है जो वो पानी में कभी नहीं डूबती, पेंसिल होती है वो पानी में कभी नहीं डूबती, क्योंकि एक यूनिवर्सल नियम है जो अपने पास पूरी दुनिया में ये नियम बनाया गया है पेंसिल्स के लिए। क्योंकि बच्चे पेंसिल अगर पानी में गिर जाए तो पानी में उसको उठाने के लिए गिर सकते हैं। तो इस पेंसिल को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो पानी में हमेशा तैरती रहेगी। ठीक है, तो पेंसिल कभी भी पानी में नहीं डूबती। अपने पास एक थर्ड जो एग्जाम्पल अपने पास आता है अपने पास वो है कि अगर किसी भी अपने पास पानी का बर्तन है या पानी की टंकी है, उसका जो तल है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि पानी के गिलास में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना। गिलास में
पड़ा हुआ सिक्का, सिक्का यानी कॉइन, उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, एक जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल आजकल नहीं आते, ये आने बंद हो चुके हैं। जो फोर्थ अपने पास एग्ज़ाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि अगर अपवर्तन नहीं होता तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर अपवर्तन नहीं होता तो पृथ्वी के दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, अपवर्तन ना होता तो अपने पास दिन की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता, या दिन बड़ा होता या छोटा होता। ठीक है, देखिए जैसे अपने देखते हैं कि जब सुबह सुबह कि सूरज निकला नहीं होता लेकिन फिर भी आसमान में रोशनी होती है, आसमान में रोशनी होती है और अपने को दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही शाम को भी होता है कि सूरज पूरी तरह से डूब चुका है लेकिन फिर भी अपने पास जो प्रकाश है वो अपने पास स्काई में दिखाई देता है। यानी सूरज के चले जाने के बाद और सूरज से आने से पहले ही प्रकाश अपनी धरती पर पहुंच जाता है। तो ये कारण सिर्फ अपवर्तन के कारण होता है। अगर ये अपवर्तन ना होता तो सूरज उगने पर ही प्रकाश आता और सूरज डूबने पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता, तो दिन की अवधि में कमी आ जाती है। ये इसका मेन आंसर है कि अपवर्तन नहीं होता, अगर अपवर्तन नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती अपने पास, कम हो जाती। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं, कम हो जाती। ठीक है जी, ये अपवर्तन के दैनिक जीवन के उपयोग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात करता हूँ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, ये अपने पास एक हीरा है, इसमें जो प्रकाश आया ये अपने पास क्या है, विरल माध्यम, यानी हवा से प्रकाश आ रहा है अपने पास, तो ये विरल माध्यम है और ये अपने पता है कि ये सघन है। यहाँ से ये अंदर की ओर थोड़ा सा, अगर ये विलंब मानो तो थोड़ा सा अविलंब की ओर आता हुआ से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रकाश बाहर न जाकर उसी दिशा में वापस चला जाता है, उसी दिशा में वापस चला जाता है। यानी प्रकाश का जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में यानी सघन माध्यम में वापस चला जाता है, तो उसको बोला जाता है परावर्तन, अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऐसा हीरे के अंदर होता है, इसलिए हीरा अपने पास क्या है, चमकता भी है। और इसका मैं बताऊंगा भी ये हीरा कब चमकता है कब नहीं चमकता, तो ये इसका अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेंस अपने पास आता है वो अपने पास इसके दैनिक जीवन में जो इसके उपयोग या प्रयोग या अपने महत्व के बारे में बात करें वही अपने पास इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक जीवन के अपने पास महत्व, ठीक है, बात करूँ तो फर्स्ट अपने पास आता है इसके अंदर कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो अपने पास संचार होता है वो किस अपने पास फिनोमिना के कारण होता है, वो अपने पास होता है कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी OFC भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब अपने पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं कि OFC में अपने पास कौन सा फिनोमिना होता है, तो यही अपने पास पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आता है। सेकंड बात करें कि मृग मृच्छिका होता है
कि अपने पास जब सड़क पे जाते हैं तो कभी देखते हैं कि सड़क पर सामने बहुत दूरी पर एक पानी पड़ा हुआ है। अपने को कई बार लगता है जब भी अपने बाइक या कार में जाते हैं तो ऐसा दिखता है ना, सामने भी वो पानी है वो अपने पास, इसको बोला जाता है मृग मिर्ची का। ऐसा ही अपने पास रेगिस्तान के अंदर चला जाए तो वहाँ पे भी रेगिस्तान में पानी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वहाँ दूरी पर एक झील है या एक नदी है जहाँ पे पानी बह रहा है। ये सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका कारण ये है, अगर मैं सड़क की बात करूं तो इसके पास की जो हवा होती है, इसकी जो पास की हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है। यानी अगर मैं सड़क की बात करूं, ध्यान से देखिए, ये सड़क है अपने पास, इसके पास की हवा इस पर, ये ऐसा मृग मिर्ची का कब होता है अपने को ध्यान है, ये जब फुल गर्मी हो तभी ऐसा होता है। तो पूरी गर्मी के दौरान क्या होता है कि जो इसके पास की हवा होती है जैसे सड़क की, ये ऊपर चली जाती है, क्योंकि हवा गर्म होने पर ये हल्की हो जाती है और ये ऊपर चली जाती है, और नीचे अपने पास एक स्पेस बन जाता है। ये ऊपर अपने पास एक थोड़ा सा डेंस मीडियम बन जाता है, इसकी सड़क के पास की तुलना में उसका थोड़ा दूर डेंस मीडियम बन जाता है। ठीक है, अब मैं इस प्रकार इसको शो कर देता हूँ, डेंस मीडियम को थोड़ा सा डॉट से शो कर देता हूँ, और जो अपने पास रेयर मीडियम इसको मैं थोड़ा सा खाली शो कर देता हूँ। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर वो पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। इस प्रकार से ये जो अपने पास जगह है, यहाँ पे अपने पास ये सड़क चमकती हुई दिखाई देती है और अपने को लगता है कि सामने पानी पड़ा है। तो इसका ये मुख्य कारण है अपने पास मृग मिर्ची का। और अपने पास जो एक फर्स्ट कारण जो हमने पढ़ा था कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ध्यान रखना ये हीरे का चमकना अपने पास, ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। लेकिन एक अपने और बात करते हैं कि हीरा जो है वो अंधेरे में भी चमकता है, इसका क्या कारण है। ये कईयों को डाउट होता है कि हीरा अंधेरे में चमकता है, लेकिन हीरा अंधेरे में नहीं चमकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हीरा तभी चमकेगा जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, अगर प्रकाश ही नहीं है तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होएगा ही नहीं, तो मतलब ही नहीं वो चमक रहा है। ठीक है, तो हीरे का चमकना इसका एक जो अपने पास एग्जाम्पल अपने पास और बात करें वो होता है अपने पास एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप क्या होता है, एक चिकित्सा उपकरण है अपने पास, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से अपने जैसे पेट के अंदर कैमरा वगैरह डालकर उसको देखा जाता है कि आंतरिक जो अपने पास अंग है उसको किनका नुकसान हुआ है, क्या उनके अंदर इन्फेक्शंस है, उनके बारे में जांच की जाती है एंडोस्कोप की सहायता से। ओके, अब अपने बात करते हैं लेंस की। लेंस की बात करते हैं। तो ऐसा ग्लास जो एक साइड से वक्र हो उसको लेंस बोला जाता है, दोनों साइड से भी हो तो भी उसको लेंस बोला, लेकिन कम से कम एक उसकी जो साइड है वो लेंस एक साइड जो उसकी वक्र होनी चाहिए यानी कर्व होना चाहिए, उसको अपने लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अपने पास लेंस होते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स और इसको बोला जाता है कॉनकेव। इसको बोला जाता है उत्तल लेंस और इसको बोला जाता है अवतल लेंस। इनके नाम ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे इनमें ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, इसको आवर्तक भी बोलते हैं, इसको न्यूनकारी बोला जाता है। तो देखिए इसके इतने सारे नाम हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल, अवतल, आवर्तक, न्यूनकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास लेंस आता है। तो लेंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका एक तो इन पर पूछा जाता है कि इनके प्रयोगों में पूछा जाता है कि जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में कौन से लेंस का यूज़ किया गया है, और तो कौन से अन्य इंस्ट्रूमेंट में कौन से उत्तल का लेंस का यूज़ किया या नहीं अवतल लेंस का यूज़ किया गया। तो ध्यान रखना, एक नोट रखना, आप हमेशा ही कभी नहीं भूलोगे कि चश्मे को छोड़कर
जितने भी ऑप्टिकल उपकरण है, जितने भी ऑप्टिकल उपकरण है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल देता हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट है, सारों में उत्तल लेंस होता है, सारों में उत्तल लेंस होता है। चश्मे में भी उत्तल लेंस होता है, लेकिन चश्मे में कभी कभी अवतल लेंस भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसलिए चश्मे को छोड़ देते हैं, बाकी सारों में उत्तल लेंस होता है। यानी बाइक में लगने वाले मिरर में, टेलीस्कोप में, अपने पास मैग्नीफाई ग्लास में, सभी में उत्तल लेंस का ही यूज़ किया जाता है। आपने कभी भी इसमें गलतफहमी नहीं होना या आप कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सा है। ठीक है जी। अब इनके प्रतिबिंब की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है कि अगर जो बिंब है वो वस्तु इस स्थान पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए क्या है, ये अपने पास क्या है, एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये किरण, ये एक्सिस होता है जिसके पॉइंट मध्य बिंदु से निकलता है, इस प्रकार से ये निकल रहा है। ये फोकस बिंदु F, तो ये भी F, ये 2F जिसको अपने C भी बोल देते हैं कभी कभी, और इधर भी अपने पास 2F बना लेते हैं। और ये अपने पास आगे जाके क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अनंत पे कोई वस्तु पड़ी है। तो ध्यान रखना, मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा कि यहाँ पे रखी फिर यहाँ से किरणें बना कर यहाँ पे F बन रहा है, वहाँ पे 2F बन रहा है। तो आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यानी देखिए, ये वस्तु है और ये अपने पास क्या है, प्रतिबिंब। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अनंत, 2F, F, तो बिंब होएगा जो, तो ध्यान रखना यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, F, 2F और अनंत। यानी अगर वस्तु अनंत पे पड़ी है तो प्रतिबिंब उसका हमेशा फोकस बिंदु F पर बनेगा। अगर 2F पे पड़ी है तो 2F पे बनेगा। इसको अपने C, ये वक्रता केंद्र भी बोल देते हैं। अगर C पे पड़ी है तो C पे बनेगा, अगर F पे पड़ी है तो अनंत पे बनेगा। ओके, अब ध्यान रखना, ये 2F के अपने पास बराबर है, तो इसके इधर तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनता जाएगा और इधर बनता जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। ये टेबल मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अंदर बहुत ही अमेजिंग बात है। अगर देखना, अगर 2F और अनंत के बीच में पड़ा है, अगर प्रतिबिंब बिंब अपने पास 2F और अनंत के बीच में पड़ा है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसके नीचे F और 2F के बीच में बनेगा। अगर 2F और F के बीच में पड़ा है तो अपने पास प्रतिबिंब F और अनंत के बीच बनेगा। तो उम्मीद है आप सारों को समझ आ गई होगा। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा साफ क्लियर बना देता हूँ, यानी आपको समझ आ गया। यानी F, 2F, सॉरी अपने पास उल्टा बना दिया मैंने, अनंत, 2F, F, F, 2F और अनंत। ओके, और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक और उल्टे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, नोट कर लेना कि ये जो टेबल है ये किसके लिए वैलिड होएगी। एक तो ये उत्तल लेंस के लिए वैलिड होएगी, उत्तल लेंस के लिए वैलिड होएगी, और एक अवतल दर्पण के लिए यानी मिरर के लिए भी वैलिड होगी। दर्पण की बात अपने आगे करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की भी बात करेंगे अपने, तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, आपको उम्मीद है सारा कुछ समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट पार्ट अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा मैं हमेशा ही, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताऊँगा। कभी आप ऐसा भूलोगे नहीं, ज़्यादा आपको कभी कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। बाकी लास्ट वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और बाकी अपने यहाँ पे आई बटन पे भी मेरे चैनल की कई प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आप। तो धन्यवाद,
शुक्रिया, थैंक्स।